बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो, और अल्लाह करे यहाँ से गुर्बत व अफलास का ख़ात्मा हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें हैं? जी, पाक फ़ौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है और आप पाकिस्तान के पहले सिपह सालार हैं जिन्हें बरतानिया की तरफ से इस तरह मदऊ किया गया और आप वहाँ शरीक हुए। इस तकरीब में 26 ममालिक के 41 बैनुल अक़वामी स्काउट्स शरीक हुए, जिसमें 2 पाकिस्तानी भी थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बतौर मेहमान ख़ुसूसी सिपह सालार की ये शिरकत न सिर्फ मुसल्लह अफ़वाज बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस मुसर्रत व बाइस इफ्तिखार है। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, सदर पाकिस्तान डॉक्टर अलवी का कहना है कि मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान को एक मेज़ पर बिठाने की कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को समझाता हूँ कि फ़ौज को ज़ेर बहस मत लाया करें। इसके अलावा हम शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और जो मौजूदा सूरत हाल है, ताज़ा तरीन जो भी अपडेट्स हैं उस पर भी बात करेंगे, और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसके ऊपर एक 4 रुकनी तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई है, उस पर भी बात की जाएगी। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि RSS का जो नज़रिया है वो अफ़गानिस्तान में पहुंच चुका है। अफ़गानिस्तान में भारत ने एक बार फिर सर उठा लिया है, भारत ने फिर कोशिशें शुरू कर दी हैं बदअमनी की, और ख़ास तौर पर उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है जो भी अमन व अमान कायम करने के लिए, ख़ित्ते में अमन के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। जब भारत वहाँ काबुल में पहुँचा है तो उसके बाद इस तरह की जो अमवात हैं वो बहुत सारा सवालात जन्म दे रही हैं कि इसके पीछे कौन है और आखिर ये ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है। और भी कुछ मौज़ूआत हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिपह सालार के आज की जो मसरूफियात हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और मज़हर बरलास साहब से पूछते हैं। जनाब मज़हर बरलास साहब, पाक फ़ौज के सिपह सालार आज ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड में शरीक थे और वहाँ बड़ा एक बाइज़्ज़त पुरतपाक, न खाली सिर्फ शरीक ही नहीं थे बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक थे, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, एक तो ये है कि ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, जो वहाँ मेहमान ख़ुसूसी बने और मलका बरतानिया की नुमाइंदगी उन्होंने की। ये दुरुस्त बात है कि ये एक तरफ से इतराफ़ है दुनिया की तरफ से कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया है, अमन के लिए उनकी कोशिशों को सराहा गया है। सही है। पहले पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने सबसे पहले आज ये इज़हार किया कि हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए कि वो वहाँ मेहमान ख़ुसूसी बने हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि जनाबे वाला हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है। सही है। जो आर्मी चीफ़ ने बातें की हैं वो ये हैं कि जनाबे वाला ये इस बात की गवाही है, इस बात का सबूत है कि हमारे और बरतानिया के ताल्लुकात बहुत उम्दा हैं। ये जो अकेडमी है अलवी साहब, इस पे ये बड़ी तारीख़ी हैसियत की मालिक है। सही है। ये अकेडमी 1741 में बनाई गई थी। सही है। पहले बरतानिया में एक रॉयल अकेडमी थी, एक आर्मी कॉलेज था। सही है। फिर जंग अज़ीम 2 के बाद इन दोनों को एक जगह पे करके तो ब्रिटिश रॉयल अकेडमी इसका नाम रख दिया गया। सही है। आज जो लोग वहाँ से फ़ारग हुए, वो जो पास आउट हुए हैं उनमें से 213 ब्रिटिश हैं जी, 41 दूसरे मुल्कों के, और हुस्न इत्तेफाक है और खुशकिस्मती है कि 2 जो हैं वो पाकिस्तानी भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी और बात ये करना चाहूँगा कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तानी अफवाज के जो जवान हैं उन्होंने दुनिया को बताया कि हम बेहतरीन फ़ौज हैं। चूँकि जो आलमी मुकाबले होते रहे हैं, आलमी मशक़ें होती रही हैं, पाकिस्तानी जवान हमेशा पहली पोजीशन पे आए और ये पिछले कई सालों से रिकॉर्ड बन रहा है। तो इसको भी यहाँ मद्देनज़र रखा जाना चाहिए कि एक ऐसी फ़ौज के सरबराह जो दुनिया की तमाम अफवाज को जो मशक़ें हैं उनमें मात दे के फर्स्ट आती है, उसके आर्मी चीफ़ जो थे मेहमान ख़ुसूसी थे। तो ये एक एजाज़ की बात है, अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है या सलाहियतें हैं
या पाकिस्तानी फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसको एक तरह से खराज तहसीन है। बिल्कुल सही। अच्छा, आर्मी चीफ ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने तवज्जो दिलाई और उस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जो मौजूदा दौर का चैलेंज है। आपने कहा जनाब कि नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करना चाहिए, इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उससे इस्तेफादा करना चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने बात की, लेकिन आर्मी चीफ को ये बात बजरिया जो भी हमारा इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार है, हुक्मरानों को ये बात समझानी चाहिए कि जनाब वाला, हमारे स्कूलों में कोई सोशल ट्रेनिंग का पीरियड नहीं है, दुरुस्त है, सिरे से नहीं। कोई अखलाकियात की क्लास का पीरियड नहीं है, दुरुस्त है। दुनिया के जिन ममालिक ने तरक्की की है वो बचपन में ये नहीं कि किताबों का बोझ लाद देते हैं। मसलन जापान है, 7 साल तक वहाँ बच्चे को किताबों का बोझ नहीं लादा जाता। जी, हमारे यहाँ वो तो 2.5 सिर्फ साल का बच्चा हाँ आजकल जी, जुल्म है बच्चों पर, बच्चे से ज़्यादा किताबों का वज़न होता जी। है। तो इसलिए एक तो हमारे स्कूलों में ये होना चाहिए कि सोशल ट्रेनिंग हो, अखलाकियात का दर्स दिया जाए, ताकि वो जब बड़े हो के यूट्यूब या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इसमें फेसबुक है, ट्विटर है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, तो उसका मनफी इस्तेमाल ना करें, मस्बत करें। ठीक है। तो ये शुरू से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब एक बदकिस्मती है हमारी कि हमारा अभी तक कोई एजुकेशनल सिस्टम एक नहीं हो सका। अलवी साहब, ये बड़ी बददयानती है, बड़ी बदकिस्मती भी है, बददयानती भी है और बदकिस्मती भी है। सही बात है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया कि जी कौमी ज़बान जो है वो होगी उर्दू और उसको दफ्तरी ज़बान बना दिया जाए। वैसे मज़े की बात है, ये फैसला भी अंग्रेज़ी में आया था। फैसला अंग्रेज़ी में आया, सही बात है आपकी, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले अंग्रेजी में आए। तो भाई आप अपना जो फैसला है उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट से शुरू करें, दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट से अमल दरामद होता हुआ नजर आए, और दूसरों की फिर गर्दन दबाएं जनाब, इस पे अमल करें, ताकि फिर आप दूसरों को पूछने वाले बने कि भाई अंग्रेजी में क्यों। अब ये होता ये है, बदकिस्मती ये है, इस पे जनरल बाजवा को तवज्जो देनी चाहिए कि पाकिस्तान में चंद घरानों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो CSS कर जाते हैं अंग्रेज़ी के ज़ोर पर, और उन्हें माशरे के तल्ख हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता, सही है, ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं जानते। अच्छा, जो देसी स्कूलों से या टाट के स्कूलों से या सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं वो बहुत कम बच्चे होते हैं। सही बात है। अच्छा, अब ये हमें एक और चीज़ सोचनी चाहिए। एक हमारा मजहबी तबका है जो मदरसा का निज़ाम है, तो एक तो हमें निज़ाम एक कर देना चाहिए। दूसरा, जो लोग अंग्रेज़ी स्कूलों से आ रहे हैं जो बच्चे, वो अलवी साहब मज़हब से बहुत दूर हो गए हैं। दुरुस्त है। वहाँ हमारी जो मुअज़्ज़ज़ और मोतबर तरीन मजहबी हस्तियाँ हैं उनका जिक्र ऐसे ही किया जाता है जैसे दोस्तों का जिक्र होता है। और ये पाकिस्तान का जो बड़ा स्कूल सिस्टम है जो अंग्रेज़ी का, उसमें ऐसी बातें राज हैं, तो मज़हब से दूरी जो है वो भी मुनासिब नहीं, सही है, और अखलाकियात से दूरी भी मुनासिब नहीं। एक प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के किसी के प्रिंसिपल हैं, सही है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने बच्चे को वो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो उसको किसी ने कहा, लोगों ने, कि आप अंग्रेज़ी स्कूल में जाएं, तो कहने लगा मैंने भेज दिया। तो जब हफ्ते बाद वो बच्चा कहने लगा कि अब्बा जी मैंने उस स्कूल में नहीं जाना, सही, अंग्रेज़ी वाले में, तो उसने पूछा कि क्या वजह है? उसने कहा यहाँ हम जो सरकारी स्कूल था यहाँ तिलावत भी होती थी, तराना भी होता था, वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, उल्टा वो जो है वीकेंड पे डांस पार्टी करते हैं। सही है। तो ये डांस पार्टियों से बच्चों को बचाएं, और अपने सरकारी स्कूलों पे तवज्जो क्यों नहीं देती हुकूमतें? हमारे दौर में सरकारी तालीम की बड़ी अहमियत थी, अब सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में लोग नहीं पढ़ते, अब प्राइवेट तालीम का रवाज हो गया। और प्राइवेट तालीम जो है अलवी साहब, वो जितनी कीमत 2 पैसे भरो
उतनी तालीम ले लो। और प्राइवेट में एक और बड़ा अजाब की तरह मैं आपको तवज्जो दिलाऊं, एक ऐसे प्राइवेट स्कूल को मैं जानता हूं जहां बड़ी पढ़ाई जाती है, बड़ी बड़ी इस्लाम पे बड़ा जोर भी दिया जाता है, इस्लामियात पे। हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कैम्ब्रिज का स्कूल है, लेकिन इस्लामियात पे बड़ा जोर, बड़ा जनाब हम बड़े तकद्दुस माब किस्म की टीचरें भी और मर्द भी टीचर भी, और बड़ी बड़ी जनाब बादशाह दाड़ियाँ शाड़ियाँ रखी हुई। लेकिन शराफत और रिज़्क़ हलाल की ये बात है कि छुट्टियों के दिनों की तो फीसें लेते ही लेते हैं, एनुअल चार्जेस खुद शाबाश कि आप 12 महीने, हालांकि आपका महीना 2 महीने जितना भी स्कूल बंद रहा उसकी भी आपने फीस ली, फिर माँ बाप के ऊपर एक नया जुल्म डाल दिया कि आपने एनुअल फीस भी देनी है, नहीं देनी तो फिर अपने बच्चों को ले जाएं जिधर जिले ले जाएं। और फिर मैंने उनसे पूछा, किसी बंदे के जब जिसने मुझे सवाल किया, मैंने कहा यार ये रिज़्क़ हलाल है? लोगों को तो आप तालीम पढ़ाते हैं इस्लामियात हलाल की तालीम देते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते नहीं हैं। एक मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप एक कमेटी बनाएं जो निसाब का जायज़ा ले। देखिए हमारी बदकिस्मती है कि आज तक हम अपना एजुकेशनल सिस्टम ही मुतारफ़ नहीं करा सके। जी हाँ, हम जो बना बनाया अंग्रेज़ का, जो ग़ुलामी के दौर का एक हमारा सिस्टम है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं और उसी के हिसाब से डिग्रियां मिल रही हैं। आज तक हमने अपना तालीमी निज़ाम नहीं अपने मुताबिक नहीं बनाया जो कि बनाया जाना चाहिए। और एक इंतहाई अपहज सा इदारा इन्होंने पैरा नाम का बनाया हुआ है, जिसका काम ये है कि चीज़ों को नज़र रखे, प्राइवेट स्कूलों को। अच्छा, इन्होंने जिस तरह एक है ना, अब पे खुद ही हर साल जनाब 10% इजाफा कर दिया किरायों में। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन मालिक मकान की बदमाशी है जनाब कि आपने हर महीने हर साल 10% इजाफा कर दिया। ये प्राइवेट स्कूलों ने भी एक बदमाशी बनाई हुई है, अज खुद ही हर साल इजाफा कर दिया फीसों में। अब ये देखें, अब जब हर साल आप 10% इजाफा करेंगे तो ये फीस तो हज़ारों लाखों में पहुंच जाएगी। जी जी, अब चंद सालों बाद ये लाखों में पहुंच चले जाएगी। जी 10% जो भी हो, मतलब क्या मकसद है इन चीज़ों का। लेकिन बहरहाल ये सितम है, जो बात हमारी 2-4 बच्चे पढ़ाने हैं वो तो बेचारा नहीं पढ़ा सकता, मर गया। ये इस मुल्क का निज़ाम है और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब हुक्मरानों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वज़ारत तालीम के अफसरों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की आज परेड में खसूसी शिरकत पे बात होते होते एजुकेशन की तरफ और मुख्तलिफ शोबों की तरफ चली गई। अगली खबर की तरफ बढ़ना है और अगली खबर ये है कि शेख रशीद अहमद ने आज कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं, उन्होंने फिर कुछ दावे किए हैं। क्या कहा है, उन्हीं की ज़बानी सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। शेख रशीद अहमद। एतमाद से 1 महीने से पहले मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई न तल्लक है न राब्ता है। 8-9 साल से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ शायद इस मुल्क में बिकी झूठ रहा है। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन पे मैं कायम हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो कभी नहीं चाहूंगा कि अदारे और अदलिया मुतनाज़ा बने। ये हमारी कुव्वत है। तमाम ताकतों को कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को तबाही और बर्बादी और तसादम से बचा लें। 100 रुपए का किलो आटा है, लोग बिजली का बिल नहीं दे सक रहे, खुदकुशियां हो रही हैं। डॉलर जो है कम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, गरीब मर गया। हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार हुई, वो भी लंदन से उसकी अप्रूवल आई। आज फिर ये लंदन में मेरी दुआ है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं। जितनी ये देर करेंगे उतना इमरान खान मजबूत, उसका इलेक्शन और ज्यादा बेहतर होता जाएगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कोई नाराज होता है, क्या कहते हैं, गुरूर हुस्न उन्हें, गुरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते। जी मज़हर बरला साहब, एक तो उन्होंने बताया है कि पहले मैं 7-8 साल झूठ बोलता रहा हूँ, अब मैंने छोड़ दिया। चले, एक तो पाकिस्तान का कोई सच तो बोला होगा। पाकिस्तान का कोई सियासतदान तो है जिसने झूठ छोड़ दिया है और ये कहा है कि मैंने, और ये माना है मैं पहले बोलता था, अब छोड़ दिया। सही है, ये अच्छी बात है। अच्छा, जो उन्होंने सियासी बातें की वो तो ठीक है, उनके दावे हैं कि जी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे और वो जहाँ खड़े हैं ठीक है। उन्होंने साजिश का भी तज़किरा किया। जो उन्होंने अहम बात की है ना, मैं समझता हूँ उस पर हमें बात करनी चाहिए। जी जी, जो उन्होंने गरीब आदमी की बात की है कि महंगाई के हाथों वो मर गया है, सही है, वो बच्चों की फीसें नहीं अदा कर पा रहा। दुरुस्त है, आटा जो है उसने कहा जी 100 रुपये का हो गया है। दुरुस्त है। तो ये जो चीज़ें महंगी हुई हैं, इस पे हुक्मरानों को तवज्जो देनी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि शेख रशीद अहमद ने ये मसला उठाया है।
गरीबों की बात करने वाले कम लोग हैं, वरना सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, सही है। बात नहीं करते माशरे की। और ठीक है, डॉलर कम हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन कम होने के रिजल्ट लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। IMF का सुना पैसा शैसा आ रहा है, चीज़ें और बेहतर हाँ जी, आज ये एक तो हुकूमत के लिए बड़ी खुशखबरी है जी, लेटर आ गया, कि लेटर ऑफ चिट्ठी आई इंटेंट आ है। गया है कि जनाब IMF कर्जा दे रहा है। लेकिन अब सोचना ये होगा हमारे हुक्मरानों को कि जनाबे वाला कर्जा तो आ गया है, क्या इस कर्जे को माजी की तरह हड़प करना है आप लोगों ने, या इस मुल्क की कोई खिदमत करनी है। ठीक है। क्योंकि मैं जब खित्ते के दूसरे ममालिक देखता हूँ तो बड़ी माजरत के साथ तो मुझे लगता है कि हमारे सियासतदान नालायक साबित हुए हैं। मैं जब जनूबी एशिया के ममालिक को, दूसरों को देखता हूँ, बांग्लादेश को देखता हूँ, चाइना को, भारत को देखता हूँ, 42 साल से पाबंदियों में जकड़े हुए ईरान को देखता हूँ, जी, तो फिर सोचता हूँ कि ये सारे ममालिक हमसे आगे कैसे चले गए। ठीक है। क्या वहाँ की क़यादतें अहल थीं और हमारी क़यादतें नाअहल थीं? ये एक सवाल है हमारे तमाम क़यादतों से। सही है। अच्छा, शेख रशीद ने एक और बात भी की कि मैं अदलिया मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की हामिल है, मैं समझता हूँ मुसल्लह अफवाज बड़ी हैं। शहबाज गिल की जो गुफ्तगू है, फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, शहबाज गिल ने जो और एक और जो हर बंदा पूछता है, वो पब्लिक का हर बंदे का सवाल है कि शहबाज गिल का क्या बनेगा? देखिए, जो कानून के मुताबिक जो भी उनकी सज़ा जज़ा होगी वो तो जजेस बेहतर जानते हैं। जी, शहबाज गिल को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, अदारों का एहतराम करना चाहिए था। सही है। लेकिन मेरे लिए और कौम के लिए ज़्यादा टची मामला वो बना कि हमारे इंतज़ामी अफसरान के सीनों में दिल नहीं है। जब इन्होंने 10 साला एक मासूम बच्ची को माँ से जुदा किया, तो देखिए ये तो किसी अखलाकियात में भी इसकी इजाज़त नहीं, कोई मजहबी रवायत इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप मासूम तरीन बच्चों को माँओं से अलग कर दें और जेलों की नज़र कर दें। दूसरी बात यह है कि ड्राइवर होना किसी का कोई जुर्म नहीं है। शहबाज गिल ने बात की है तो शहबाज गिल को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसने कहा है वो अदालतें बेहतर जानती हैं जज़ा सज़ा देने की। सही। पाकिस्तान में ये पहली मरतबा इस तरह की बातें नहीं हुई, इससे पहले भी होती रही हैं। सियासतदानों को इससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन उस ड्राइवर की जो बीवी है और बच्ची है, उसका क्या कसूर है? लेकिन आपको पता है मज़हर बल्ला साहब, यहाँ पाकिस्तान में ये तो बड़ा मामूल का मसला बन गया है कि अमीर आदमी को तो खुद भी नहीं पकड़ते, अगर बड़ी मजबूरी या सियासी केस तो अलग बात है, लेकिन गरीब आदमियों का तो यही होता है। कोई साइकिल चोर है, उसकी पूरी फैमिली को उठा लेंगे, कोई छोटे मोटी किसी वारदातिया है, उसके पूरे ख़ानदान को उठा के ले जाएंगे। और यहाँ भी इन्होंने यही किया है। दूसरी बात कि ड्राइवर को भी तो पेश हो जाना चाहिए। कहते हैं मोबाइल लेके भाग गया, उस मोबाइल की बड़ी ज़रूरत है। उसको पता नहीं कितना मारा ड्राइवर को। नहीं, वो भी उसका झूठ साबित हो गया मज़हर बल्ला साहब। एक वीडियो में, अच्छा वो भी बड़ा फनकार है वो ड्राइवर जो है, उसकी मैंने देखा एक वीडियो, पहले गर्दन दिखा रहा है जख्मी, अगले दिन उसने बाजू बांधा हुआ है, एक दिन उसी बाजू के साथ बातें कर रहा था। अजीब बात है, अदाकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श का एक मिसरा है, हाँ जी, कि लिस्सेदा की कम मोहम्मद नस जाना या रोना। तो गरीब आदमी भाग गया, लेकिन उसको आप ट्रेस करने की बजाय उसके घर छापे मार रहे हैं, उसके ससुराल के घर छापे मार रहे हैं, और उन औरतों और बच्चों को थप्पड़ मार रहे हैं। जो उसका भाई है उसका क्या कसूर है? उसका भाई कहता है जो हमारा हमसाया एक आया उसको भी थप्पड़ पड़ गए। तो ये हमारे जो इंतज़ामी अफसरान हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इन्हें देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक खबर नज़र से गुजरी है कि राना सनाउल्लाह साहब को पता है विद फैमिली उम्रे पे गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके सारी सूरत हाल का पता किया है। उन्होंने डांट भी पिलाई है उनके बच्चों को पकड़ने की वजह से कि आपको ख़वातीन को नहीं पकड़ना चाहिए था, और साथ एक और आर्डर भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज गिल का ड्राइवर बनी गाला में रूपोश है तो बनी गाला में उसे गिरफ्तार करने के लिए छापा ना मारा जाए। राना साहब जैसे लोग, इस्लामी तारीख बड़ी पड़ी है, बहुत से लोग उम्रे करते रहे और सफाकी और जुल्म पे कायम रहे। ठीक है जी, आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है उस खतून की गिरफ्तारी के बाद कि मरियम नवाज को तो आप सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, और ये गरीब खतून है, इस बेचारी को
क्यों सलाखों के पीछे बात। अब देखिए, बेगुनाही में किसी का एक रात हवालात में या जेल में गुजारना ये जेब नहीं देता एक अच्छे माशरे को। तो अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए। इन अफसरान को भी सोचना चाहिए, खुदा को भी आप लोगों ने जवाब देना है यार एक दिन। और कायदे आज़म ने ये फरमाया था, सरकारी अफसरान से खिताब करते हुए कहा, जो हमारे बानी पाकिस्तान है, कि आपने सियासतदानों की नजायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी, आपने उनके नजायज़ हुक्म नहीं मानने, आपने कानून के ताबिया होके काम करना है। तो हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको चाहिए कि कानून के ताबिया होके काम करें, सियासतदानों की ख्वाहिशात के ताबिया ना हो। लेकिन उस वक्त भी तो ये ब्यूरोक्रेसी थी जब पीपल्स पीटीआई की हुकूमत थी, तब भी तो ये यही कर रहे थे। पीटीआई या उस वक्त भी इसी तरह का जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हुक्मरान होता है उसके वफादार बन जाते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। या नून लीग इनके चक्करों में नहीं पड़ता। हाँ। मेरा अफसरान से सिर्फ यह है कि कोई भी हुकूमत हो, इंसाफ को आप कानून के मुताबिक चलें और कानून के ताबिया होकर चलें, शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। तो कोई भी हुकूमत हो उसमें आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। चलिए, अफसरों की बात आई है तो जनाब अफसरों की भी खबर भी है कि ग्रेड 19 के 48 और ग्रेड 20 के 27 अफसरों का बोर्ड जो है उसका इजलास हुआ है और जनाब वाला इसमें मुख्तलिफ कैडर्स के अफीसर जो हैं वो शामिल हैं। और इस हवाले से आपको कमेंट कर लें तो फिर आपको एक और ख़बर भी बताते हैं। चलो जी, जिनकी प्रमोशन हुई है उनको मुबारक हो। और साथ एक दरख्वास्त है कि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप लोगों की खिदमत करें, नेक नामी कमाएं, हुक्मरानों की ख्वाहिशात पूरी ना करें, लोगों की खिदमत करें। लोगों के टैक्सों से आपकी तनख्वाहें अदा होती हैं। सही है। लोगों के टैक्सों से आपके नाज नखरे जो है ना वो सारे बहाल होते हैं। तो खुदारा लोगों के लिए काम करें, कोई ऐसे भलाई के काम कर जाएं। देखिए, मैं वो नासिर खान दुरानी होते थे ना, जो उनका मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, वो कहने लगे जहाँ पुलिस अफसर को ब्रेक पे जाना है बात को खिताब करते हुए जी कि एक ऐसा बंदा भी आपके पास आता है जिसकी कोई सिफारिश नहीं, उसका अल्लाह मियाँ सिफारिश होता है, फटे पुराने कपड़ों में आता है, उसका काम करे, नेकी कमाए। ये बात है, फटे पुराने कपड़ों वाले। वैसे ये भी एक नविश्ता दीवार है और हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि कितने फटे पुराने कपड़ों वाले गरीब जो हैं वो अफसरान के कमरों तक पहुँच पाते हैं, और जो उनके बाहर बैठे होते हैं मुंशी साहिबान, पीएस साहिबान, कितने लोगों को उनसे मिलने देते हैं। ये भी एक सवाल है। बातचीत के सिलसिले जारी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बोर्ड के इजलास की बात कर रहे थे, तो इसके साथ ही एक और ख़बर देते चलें कि मिर्ज़ा सलीम बेग साहब को चेयरमैन पैमरा के तौर पे उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। उनका यकीनन जो पिछला दौर था वो बड़ा शानदार गुजरा। एक मुश्किल जगह पे बैठ के भरपूर अंदाज में उन्होंने जिस तरह काम किया है, उनकी उन खिदमात के एतराफ़ में उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई है। मिर्ज़ा साहब, अब सलीम बेग साहब बरला साहब आपको पता है बड़े साहिब मुताले शख्सियत हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। और मेरे लिए तो दोहरी खुशी है कि एक तो वो रावियन हैं जी जी, और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया है। वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल, अपना प्रेस सेक्रेटरी भी रहे, बिल्कुल, और PIO भी रहे, और हर जगह जिम्मेदारी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने भरपूर, एक ज़बरदस्त कैरियर। तो उन्हें एक दफ़ा फिर से मुबारक। जी जी बिल्कुल सही जी। रेड जोन की तरफ से और GTV की तरफ से हम उनको दिल की गहराइयों बड़े से शानदार बात पेश करते हैं। बिलाशुबा एक शानदार ऑफिसर हैं, एक शानदार उनका मिलनसार इंसान है, एक गर्दन में सरिये वाले इंसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है जो हम पहले बात कर रहे थे कि अफसरों के पास पहुंचना लोगों का मुश्किल होता है। मैंने जो कहा मुझे दोहरी खुशी है, मेरे तो कबीले के भी, कभी आपके कबीले के भी, आपको भी मुबारक हो बरलास साहब, ठीक है। और साफियों के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा बरलास साहब, हम बात तो खैर जो पहले सियासी बात कर रहे थे उसकी तरफ हमें वापस दोबारा जाना है। तलाल चौधरी ने भी आज कुछ गुफ्तगू की थी, इमरान इस्माइल ने भी गुफ्तगू की थी। मेरा ख्याल है पहले आपको तलाल चौधरी की गुफ्तगू सुना देते हैं कि उन्होंने आज क्या किया था, क्या कहा था, उस पर थोड़ा तबसरा करते हैं, फिर इमरान इस्माइल की गुफ्तगू सुनाएंगे। जी तलाल चौधरी सुनाइए। ये इन दोनों वज़ीर आला की इमरान खान के कहने पे कि अमेरिका से तल्कात बेहतर करो, कहते हैं अमेरिका से आज़ादी और अमेरिका से ग़ुलामी के लिए आप फर्में हायर करते हैं।
हुकूमतों को कहते हैं कि किसी तरह मुझे माफ़ी दिलाओ, ये तो तस्लीम कर रहे हैं अब, क्योंकि इसके अलावा हल कोई नहीं है। स्टेट बैंक, FBR, इमरान खान के दौर में स्टेट बैंक ने, इमरान खान के दौर में FBR ने, और उसके दौर में ही बैंकों ने जो अकाउंट सिलेक्शन कमीशन को दिए और इमरान खान के लगाए गए चीफ इलेक्शन कमीशन को दिए, उसमें वो गुनाहगार निकला है। तो अब इनके पास और कोई हल नहीं है कि सदर आरफ अलवी और बाकी सारे लोग तस्लीम कर लें। जी मजहरुल्लाह साहब, इमरान खान के अपने दौर में उनके अपने लगाए हुए ऑफिसर्स के सामने इनका फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है और अब ये माफिया तरले मांग रहे हैं अमेरिका से, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। पहली बात तो ये है कि उसको ममनुआ फंडिंग करार दिया गया है, फॉरेन फंडिंग करार नहीं दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने जो करार दिया है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इन्होंने बातें की हैं, इसका PTI वाले ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, उनके चेयरमैन भी जवाब दे चुके हैं कि उन्होंने 8 फैसले ऐसे किए जिसके बायस हमें अदालतों में जाना पड़ा और अदालतों से हमारे हक में हुए। दुरुस्त। इस बहस में पड़े बगैर अब आ जाइए, उन्होंने अमेरिका से ताल्लुकात की बात की। इस सिलसिले में देखिए, इमरान खान बहुत से जलसों में, बहुत से सेमिनार्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, अमेरिका से भी दोस्ती चाहता हूँ, लेकिन ग़ुलामी नहीं चाहता। अब अगर तलाल चौधरी साहब तंजीम साजियों से फ़ारग हो जाएं तो उनको ग़ुलामी और दोस्ती में फ़र्क भी मालूम करना चाहिए, या किसी पढ़े लिखे आदमी के पास चले जाएं कि ग़ुलामी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। सही, बिल्कुल जी। ग़ुलामी और दोस्ती क्या होती है, फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग क्या होती है, ये बड़ी जदीद डिक्शन पे सोचने की ज़रूरत है। लेकिन तलाल चौधरी की बात का जवाब दिया इमरान इस्माइल ने, ख़ास तौर पर ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको, फिर उस पर तबसरा करते हैं। पकड़ के नहीं दी हमें कि जी ओहो ये हमने नई चीज़ निकाल, ये वो चीज़ें हैं जो हमने खुद डिक्लेयर की, हमने खुद बताया कि ये हमारे अकाउंट्स हैं, ये इसमें पैसे आए थे, इन्होंने दिए थे, इन्होंने लिए थे। अगर कोई फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस हो तो वो $150 में होगा, और तमाम मामला जो है वो 18,000 से 19,000 डॉलर का है। एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन है ये खुद एक सियासी जमात बन चुका है। जी मजहरुल्लाह साहब, चोरी $18,000 की हो या 18 रुपए की हो या 18 पैसों की हो, चोरी तो चोरी दो बातें हैं। एक तो सारा पैसा बैंकों के ज़रिए आया, फिर फ़र्क ये है तलाल चौधरी साहब की पार्टी में और इनमें कि ये पैसे पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने पैसा लूट के पाकिस्तान से ले गए इनके लीडर। अब जो एक बड़ा उन दिनों चर्चा हुआ आरफ नकवी साहब का, वहाँ पे भी ये बात सामने आ गई है कि आरफ नकवी साहब के इलेक्ट्रिक जो है वो चाइना के हवाले करने जा रहे थे, तो वो चाइना और अमेरिका की टसल का शिकार हुए और अमेरिकियों ने उन पर मुकदमा बना दिया। ये बात सामने आ गई है और इसके वीडियो क्लिप मुख्तलिफ जगह पे गर्दिश भी कर रहे हैं, जो कोई देसी आदमी नहीं कर रहा, अंग्रेज़ कर रहा है बात, कि ये एक्चुअल वजह बनी आरफ नकवी को। ये उसी तरह का जैसे आगा हसन आबदी को निशाना बनाया गया था, इसी तरह आरफ नकवी को निशाना बनाया गया है। ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला आ चुका है, अब वो अदालत में गए हुए हैं, देखिए अदालत क्या करती है। बाकी मेरा एक हमारे सियासतदानों से सबसे दरख्वास्त है कि जनाब वाला बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने के आप कोई अमली इक़दाम करें, इस मुल्क के लिए बेहतर करें। मैं जब भारत के वज़ीर देखता हूँ, ईरान के वज़ीर देखता हूँ, चाइना के देखता हूँ, बांग्लादेश के वज़रा को देखता हूँ, वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए हमतन हमा वक्त जो है वो मशगूल होते हैं। सही है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं ये एक दूसरे को गालियाँ देने के अलावा मेरा ख्याल है और कोई काम करते ही नहीं। तो पाकिस्तान का सोचो यार, ये मुल्क कितना अजीम था, ये कैसे पीछे रह गया। इसके मुस्तकबिल का सोचो। 90 तक हम मुआशी लिहाज से इंडिया से भी आगे थे, बांग्लादेश से भी आगे थे, हमारी करेंसी भी आगे थी, कैसे हम पीछे हो गए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ना जी मजहरुल्लाह साहब। अफ़गानिस्तान में जब से आ गया है काबुल में इंडिया ने अपनी खोला है एम्बेसी, उसके बाद अफ़गानिस्तान में राह बड़ी तेज़ी से मुतहरिक हुई है, अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई है और ख़ित्ते में एक पीस स्पॉइलर के तौर पे भारत का किरदार शिद्दत से तेज़ हो गया है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती से ये बात मुझे करना पड़ रही है कि जब
अफ़गानों पर बुरा वक्त आया तो हमने अपने दरवाज़े उनके लिए खोल दिए, बिल्कुल ऐसे ही है, हमने बरादराना सलूक उनके साथ किया। कोई शक नहीं है। मगर इस सदी की इब्तदाई सालों में जी हाँ, बहुत से कौंसल खाने पाकिस्तानी सरहद के करीब करीब भारत के बन गए। जो कठपुतली हुकूमतें थीं उन्होंने ये काम किया, बनाए। जी हाँ, अब वो किरदार ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। अब जब तालिबान की हुकूमत फिर से आ गई और इंडियन ने जब देखा कि हमारा एक पाकिस्तानी जर्नैल वहाँ अमन की बातें भी कर रहा है, चाय भी पी रहा है और वहाँ से दुनिया के शहरियों को निकालने में पाकिस्तान मदद भी कर रहा है, तो पाकिस्तान का एक अच्छा भला इमेज बना। दुरुस्त है। अब वो जो कौंसल खाने हैं वो सरगर्म हुए, जहाँ रा के एजेंट बैठे हुए हैं, राव और एनडीएस ने मिलकर दोबारा पंगेबाजी शुरू कर दी, दहशतगर्दी फिर से शुरू कर दी। अब जो हमारे अफ़गानिस्तान से जो सरहद मिलती है उसके आसपास जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें कोई शक व शुबा नहीं कि उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। जी और इंडिया हर हमसाये के साथ ये कर रहा है, दुनिया को क्यों नजर नहीं आता? पूरा जनूबी एशिया जो है वो भारतीय नाकर्दाकारियों का शिकार है, भारतीय दहशतगर्दी की पॉलिसियों का शिकार है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी के लिए इस्तेमाल हो, साजिशों के लिए इस्तेमाल हो, और पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए, जो ख़ित्ते में अमन व अमान के लिए जो किरदार काम करना शुरू करते हैं उनको निशाना बनाया जाए। उस तरह के 2-3 वाक़यात हो चुके हैं और ये ख़ास तौर पर जैसे ही अफ़गानिस्तान में काबुल में भारतीय सफारत खाना बना है उसके बाद ये तेज़ी से इसमें शिद्दत आ गई है। आलमी बरादरी को भी इसकी तरफ देखना चाहिए और अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों को भी इस तरफ देखना चाहिए। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।